डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने समाजशास्त्र के अंतर्गत आने वाले एक टॉपिक समाज और उस समाज की जो विशेषताएं उसके भाग 2 के अंतर्गत हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम समाज की जो विशेषताएं हैं जो हमारी बाकी रह गई थी पार्ट 1 के अतिरिक्त, उन विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम देखें, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है और समाज में सामाजिक अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक है। ये क्या है? विशेषताएं हैं। समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, समाज अमूर्त होता है, समाज में समानता और असमानता दोनों पाई जाती हैं। इन विशेषताओं के अतिरिक्त जो विशेषताएं वो हैं, समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, समाज अन्योन्य आश्रितता पर आधारित है, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। तो इन विशेषताओं के अंतर्गत जो शुरू की 4 विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं 4 विशेषताएं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज में सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक है, समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है और समाज अमूर्त होता है। इन चारों विशेषताओं को हम जो समाज की विशेषताएं पार्ट 1 है उसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इन 4 विशेषताओं के अतिरिक्त जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, समाज में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। समाज एक ऐसी अवधारणा है, समाज एक ऐसी प्राथमिक अवधारणा है जिसमें समानता भी पाई जाती है और असमानता भी पाई जाती है, और समानता और असमानता दोनों ही समाज के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। समाज के लोगों में किसी न किसी मात्रा में समानता की भावना अवश्य होती है। इसके अभाव में उनके एक दूसरे से संबंधित होने का प्रश्न ही नहीं उठता और ऐसी स्थिति में समाज का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कि समाज के लोगों में किसी न किसी मात्रा में समानता जरूर होती है, और अगर मान लो उनमें समानता नहीं है, एक दूसरे से वो तो संबंधित ही नहीं हो सकते। एक दूसरे से संबंधित होने के लिए उनमें समानता का होना जरूरी है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो सहायता है वह तभी करता है जब वह उससे संबंधित हो, और उससे संबंधित वह विभिन्न समानताओं के आधार पर हो सकता है, चाहे वो जाति के आधार पर हो सकती है, धर्म के आधार पर हो सकती है और मानवता के आधार पर भी हो सकती है। गिडिंग्स ने समानता की चेतना को समाज का आधार माना है। गिडिंग्स एक विद्वान है जिन्होंने क्या कहा है? समानता की चेतना, जिसे हम सजातीयता भी कहते हैं, यानी सजातीयता की चेतना को क्या है? समाज का आधार माना है। यानी कि समानता ही क्या है? समाज का आधार है। समाज में समानता के साथ साथ असमानता या भिन्नता भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि समाज में समानता ही समानता पाई जाए। अगर समानता ही पाई जाए तो सभी व्यक्ति अमीर ही अमीर होंगे या गरीब ही गरीब होंगे, तो ऐसी स्थिति में समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए समाज के विकास के लिए असमानता का होना भी जरूरी है। समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ न कुछ लेता और कुछ न कुछ देता है। इसी कारण समाज अपना विकास करता है। जब असमानता पाई जाती है तो उस असमानता के कारण जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु का, जिस बात का या जिस चीज का अभाव होता है वह उसे दूसरे व्यक्ति से लेता है, और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु के बदले उस व्यक्ति से कुछ और लेता है। तो समाज में इस प्रकार व्यक्ति से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ लेता भी है और कुछ देता भी है। इसलिए लेने और देने के इस भाव के कारण ही समाज अपना विकास करता रहता है। समाज में कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे लिंग भेद। लिंग के आधार पर भी व्यक्तियों में क्या पाई जाती है? असमानता पाई जाती है। महिला है, पुरुष है, ठीक है। शारीरिक बनावट संबंधी भेद, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की जो प्रकृति है उससे संबंधित भेद, व्यक्ति की रुचि से संबंधित भेद, व्यक्ति की योग्यता से संबंधित भेद, ये सभी कुछ ऐसी असमानताएं हैं जो प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं, और इन्हीं असमानताओं के कारण व्यक्ति
अपना विकास करता है, जिससे किसका विकास होता है, समाज का विकास होता है। ठीक है, इससे आगे देखें हम, समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। प्रत्येक समाज में दो प्रकार की शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। प्रथम वे शक्तियां जो मनुष्य को एकता के सूत्र में बांधती हैं, दूसरी वे शक्तियां जो मनुष्य को एक दूसरे से पृथक करती हैं। समाज की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज में सहयोग भी पाया जाता है और संघर्ष भी पाया जाता है। समाज, जो प्रत्येक समाज है, यानी हर समाज में हमें दो प्रकार की शक्तियां देखने को मिलती हैं। पहली शक्ति तो वह है जो समाज के जो लोग हैं उन लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। दूसरी वह होती है जो उन्हें पृथक पृथक करती है, उन्हें अलग अलग करती है, उन्हें अलगाव की स्थिति पैदा करती है। प्रथम शक्ति के अंतर्गत आता है सहयोग और द्वितीय शक्ति के अंतर्गत आता है संघर्ष। सहयोग और संघर्ष, ठीक है। सहयोग का होना प्रत्येक कार्य या उद्देश्य की सफलता के लिए अत्यावश्यक है। किसी भी उद्देश्य के लिए सहयोग का होना आवश्यक है। सहयोग के माध्यम से वह कार्य बड़ी आसानी से और जल्दी से पूरा हो जाता है। अगर मान लो एक पत्थर है भारी, उसे एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाना चाहता है, ले जाना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति की जो क्षमता है वो इतनी नहीं है कि वह उस पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, तो वह अन्य व्यक्तियों को बुला करके उनके माध्यम से, संपूर्ण उन व्यक्तियों की शक्ति के माध्यम से उस पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अगर मान लो सफल होता है, तो यह कार्य किसके माध्यम से पूर्ण हुआ, सहयोग के माध्यम से। ठीक है, तो सहयोग का होना प्रत्येक कार्य और उद्देश्य की सफलता के लिए जरूरी है। सरल, छोटे एवं आदिम समाजों में प्रत्यक्ष सहयोग, आधुनिक व जटिल समाजों में अप्रत्यक्ष सहयोग की प्रधानता पाई जाती है। जितने भी छोटे समाज हैं, आदिम समाज हैं, उनमें व्यक्तियों के जो सहयोग होता है वो प्रत्यक्ष होता है। उनमें जो संबंध होते हैं वो आमने सामने के होते हैं। उनमें जो संबंध होते हैं वो प्राथमिक होते हैं, जिसके कारण उनके मध्य पाए जाने वाला सहयोग प्रत्यक्ष सहयोग है। आज के जो आधुनिक और जटिल समाज हैं उनमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो संबंध होते हैं वो औपचारिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं और अप्रत्यक्ष सहयोग उनमें पाया जाता है, क्योंकि उनमें जो संबंध होते हैं वो मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष होते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक वस्तु है, उस वस्तु का निर्माण पूर्ण रूप से कोई एक व्यक्ति नहीं करता। जैसे हम कोई खाने की छोटी सी चीज़ ही ले लें, जैसे मान लो कि हमारे ये जो डबल रोटी है, इसे कोई एक व्यक्ति पूर्ण तरीके से नहीं बनाता। एक व्यक्ति आटा लगाता है या फिर वो मैदे को फेंटता है, उसके बाद में दूसरा व्यक्ति उसको कटिंग करता है, एक व्यक्ति उसको सेकता है। तो व्यक्ति तो क्या हो गए, अलग अलग हो गए ना, लेकिन वो उनका जो सहयोग है वो अप्रत्यक्ष सहयोग है। और लास्ट में जब वस्तु बन जाती है तो वह कार्य क्या हो गया, सफल हो गया। और उनमें जो सहयोग हुआ वो कैसा है, अप्रत्यक्ष सहयोग। ठीक है, आधुनिक और आदिम समाजों में जैसे मान लो कि कहीं हमें छान छान का मतलब झोंपड़ी रखनी है, नीचे बना ली झोंपड़ी, उसको रखना है, तो वो लोग उसको उठा करके पृथक सहयोग देंगे एक दूसरे को, तब जाके वो उस झोंपड़ी उसके ऊपर रखी जाएगी। तो आदिम समाजों में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है, प्रत्यक्ष, और जटिल समाजों में अप्रत्यक्ष। सहयोग के साथ साथ समाज में संघर्ष भी देखने को मिलता है, और संघर्ष का मुख्य कारण शारीरिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, निजी स्वार्थ, स्वार्थों का टकराना और तेज गति से होने वाला परिवर्तन है। सहयोग के साथ साथ हमें समाजों में संघर्ष भी देखने को मिलता है, और जो ये संघर्ष हमें देखने को मिलता है अनेक कारणों से। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अगर स्वार्थ टकरा जाए तो उनमें संघर्ष हो जाता है। जैसे खेत में बीच में मेड़ बनी हुई है, एक व्यक्ति ने मेड़ थोड़ी काट दी, या एक व्यक्ति ने मेड़ थोड़ी छोटी करने का प्रयास किया, तो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ अपने निजी स्वार्थों को ध्यान में रखकर, स्वार्थों जब उनके टकरा गए तो उससे क्या होगा, उनमें संघर्ष पैदा होगा। तेज गति से होने वाला परिवर्तन भी संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। तेज गति से जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के कारण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, जिससे उनके मध्य में संघर्ष हो जाता है। ठीक है, एक समाज और दूसरे समाज की संस्कृति में पाए जाने वाला अंतर भी संघर्ष को बढ़ावा देता है। दो भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृति में जो अंतर पाया जाता है वो भी हमें संघर्ष को बढ़ावा देता है। जहां हम देख सकते हैं मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, अन्य समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, ठीक है, ईसाई समाज, इन समाजों में इनकी जो संस्कृति है उसमें अंतर पाया जाता है, जो कभी कभार
सांप्रदायिकता का रूप भी ले लेता है। आगे देखें, समाज परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज में होने वाला परिवर्तन इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी पर सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन केवल भारत में ही हो या किसी स्थान विशेष पर ही सामाजिक परिवर्तन होता हो। यह जो परिवर्तन है वो स्थान विशेष पर ना होकर पूरी पृथ्वी पर एक निश्चित क्रम में होता रहता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन एक कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक। जिन समाजों ने स्वयं को समय के अनुसार परिवर्तित कर लिया, उन समाजों का अस्तित्व बना हुआ है, और जिन्होंने स्वयं को नहीं बदला वो इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह गए। यानी कि समय के अनुसार जिन समाजों ने अपने आप को परिवर्तित किया उनका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। भारतीय समाज में परिवर्तनशीलता का, दीर्घकालीन निरंतरता का विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण उल्लामा इकबाल ने कहा है कि यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। यानी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति में परिवर्तनशीलता का, दीर्घकालीन निरंतरता का, ग्रहणशीलता का, ठीक है, ये कुछ ऐसे गुण हैं जिसने भारतीय संस्कृति के अस्तित्व को बचाकर रखा है। ठीक है, आगे देखें, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित न होकर पशुओं में भी पाए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैकाइवर का एक कोटेशन जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं समाज है, जहाँ कहीं जीवन है, वहीं समाज है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी जीवधारियों के अपने अपने समाज होते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी के। ठीक है, उन सभी के क्या है, अपने अपने समाज हैं। आगे देखें, पशु पक्षियों में भी सामाजिक जीवन की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। इनके मध्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क अवश्य होता है। हो सकता है कि वह अल्पकालिक हो। पशु और पक्षियों के मध्य जो जागरूकता और जो संपर्क होता है वो जरूर है, मतलब होता जरूर है, चाहे वह थोड़े ही समय के लिए हो, लेकिन यह होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम पशु समाज का अध्ययन ना करके मानव समाज का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र में हम जिस समाज का अध्ययन करते हैं वो केवल हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं, पशु समाज का अध्ययन नहीं करते। इस वीडियो के माध्यम से हमने समाजशास्त्र की जो विशेषताएं पार्ट 1 के बाद बाकी रह गई थी उन्हें पढ़ा। आशा करता हूं कि आपके ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का सॉल्व किया जाए। आगे के वीडियो में हम हमारे प्रकरण में शामिल और अन्य बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।